वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तराखंड बोर्ड का 12th क्लास का लेसन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 स्टोरीज़ हैं, मतलब 2 स्टोरी हैं। तो अभी हम ये पहले वाली स्टोरी पढ़ेंगे जो कि गरीब बच्चों के बारे में कही गई हैं। और ये एनी जंग नामक लेखिका ने, भारतीय लेखिका हैं, इन्होंने ये लेसन लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या है इस लेसन में। कहती हैं, वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो। मतलब लेखिका कहीं जा रही होती हैं तो उन्हें एक बच्चा मिलता है, तो उससे कहती हैं कि वाई डू यू डू दिस। आई आस्क साहेब, वो साहब नाम का एक लड़का है, उसके बारे में कह रही हैं, जो कि कूड़ा कचड़ा बीनता है। कह रही हैं, वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब वेरी मॉर्निंग scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। ये कह रही हैं, जब मैं उस लड़के को देखती हूँ जो मेरे पास के कूड़े के पास में, कूड़े के कचड़े के ढेर में कुछ देख रहा होता है। तो साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब साहब के बारे में बता रही हैं, साहब के बैकग्राउंड के बारे में, कि बहुत समय पहले साहब ने अपना घर छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो घर, जो कि बीच में हरे भरे मैदानों के बीच में उसका घर था, जो कि ढाका में स्थित था। हिज होम इज, ढाका मतलब बंगाल में, बांग्लादेश में। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका जो घर है, यहाँ तक कि एक बहुत पुरानी याददाश्त बनी हुई है। अब उसका ज़्यादा उससे अपने घर के बारे में याद भी नहीं रहा होगा। तो कह रही हैं, देयर आर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। कह रही हैं, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स मतलब तूफान, बाढ़ के या और दूसरे, स्वेप्ट बहा ले गए, अवे देयर फील्ड उनके खेत और उनके घर, बहुत सारे तूफान जो उनके घर और खेतों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात उसकी माँ उसे बताती हैं। दैट्स वाई, इसलिए कि लेफ्ट, उन्होंने घर छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोना ढूंढते हुए, सोने की तलाश में। द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ की अब वे रहती हैं। सोना ढूंढते हुए बड़े बड़े शहरों में के ढेरों में, कूड़े के ढेरों में सोना ढूंढते हुए अब ये यहाँ रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर मीन्स बुदबुदाना। जो साहिब है, साहिब नाम का एक लड़का है, तो वो कह रहा है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कोई दूसरा काम नहीं है करने के लिए। लुकिंग अवे गो टू स्कूल, लुकिंग अवे ये देखते हुए, गो टू स्कूल, आई से ग्लीवली, मैंने बहुत मतलब उस पर जोर देते हुए कहा, जो लेखिका हैं वो कह रही हैं, मैंने उस पर जोर देते हुए कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ लो द एडवाइस मस्ट साउंड, और ये एहसास करते हुए कि जो मेरा जो एडवाइस है, मेरी सलाह है स्कूल जाने की, वो अंदर से कितनी खोखली है। वास्तव में ही उनका मन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गरीब बच्चे हैं, कूड़े में अपने पैसे, 2-4 पैसे की तलाश में कूड़े में भटकते रहते हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब वो कह रहा है, जो लड़का है साहब नाम का, कह रहा है कि कोई स्कूल नहीं है मेरे पास में। व्हेन दे बिल्ट वन,
आई विल गो। ये कह रहा है जब वे लोग स्कूल बना लेंगे तब मैं स्कूल चला जाऊंगा। देखते हैं, कह रहा है जब वे स्कूल बना लेंगे तब मैं स्कूल चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम। लेखिका कह रही हैं अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मतलब लेखिका कह रही हैं मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, मतलब थोड़े से मजाकिया अंदाज में मैंने पूछा। यस ही सेज, वह कहता है हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, बहुत खिले हुए चेहरे से मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे अपने आप अपनी तरफ आते हुए देखा। इज़ योर स्कूल रेडी। जैसा कि उन्होंने लड़के से वादा किया था, क्या मैं स्कूल खोलूं, क्या तुम आओगे। तो थोड़े दिन बीत जाने के बाद साहब उनके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है, बन गया। तो देखिए इस पे लेखिका क्या कहती हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। कह रही हैं स्कूल बनने में टाइम लगता है, मतलब दिन लगते हैं। आई से, मैंने कहा। एम्ब्रेस्ड, शर्माते हुए, मतलब थोड़ा झिझकते हुए। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, उससे वादा किया था जिसका कोई मतलब नहीं निकला। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन, मेरी तरह जो प्रॉमिस हैं, अबाउंड इन अ बेर एवरी कॉर्नर ऑफ इट्स ब्लैक वर्ल्ड, ऑफ इस ब्लैक वर्ल्ड। मतलब ये कह रही हैं जैसा कि मैंने खोखला बहाना किया था इस लड़के से, ऐसे खोखले बहाने बनाने वाले इस दुनिया के प्रत्येक कोने में मिल जाएंगे। कह रही हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के कुछ महीनों तक उसको जानने के बाद। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा। हिज नेम, उसका नाम। तो मैंने देखो उसने क्या बताया अपना नाम, साहेब ए आलम। उसने, लड़के ने अपना नाम बताया साहेब ए आलम। ही अनाउंस्ड, उसने बताया साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, मतलब ये नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू, अगर वह जानता होता। इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड का देवता। आलम का मतलब ब्रह्मांड, साहेब का मतलब तो देवता ही होता है उर्दू में। तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको इसका विश्वास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई थी। अनअवेयर, उससे जागरूक नहीं था। ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो इससे जागरूक नहीं था कि उसका नाम का मतलब क्या निकलता है। ही रोम्स दैट स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ चक्कर लगाता रहता है। एन आर्मी ऑफ वारफुट बॉय की एक टोली। हु अपीयर लाइक अ मॉर्निंग, जो कि मॉर्निंग में आते हैं, जैसे मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे पक्षी आते हैं मॉर्निंग में और थोड़े टाइम के बाद अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। वह ऐसे अपने घर से निकलते हैं मॉर्निंग में जैसे पक्षियों की तरह मॉर्निंग में। एट डिसअपियर, और अंतर ध्यान हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। एट नून में जाके गायब हो जाते हैं, मतलब नून दोपहर में गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो धूप होती है, धूप के कारण वह सुबह जल्दी निकलते हैं। फिर जब धूप बढ़ती है तब वह अपने अपने घर पर वापस लौट आते हैं। तो ओवर द मंथ, महीनों या महीने भर। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीने में एक महीने भर मैंने
सबको एक एक करके पहचान गई थी, लेखिका कह रही हैं। तो आगे देखो क्या कहते हैं। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क वन। मैंने किसी एक से पूछा, उन सब में से किसी एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। तो भाई देखो क्या आंसर देता है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्व्स, ही आंसर सिंपली। उसने साधारणतः आंसर दिया कि मेरी माँ उन जूतों को, चप्पल्स को अलमारी से, मतलब शेल्फ से नीचे नहीं उतारती है। Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. ये एक दूसरे लड़के ने उसकी बात को काटते हुए कहा, Even if she did, he will throw them off. ये कह रहा है अगर उसकी माँ उसे चप्पल दे भी देंगी तो ये उन्हें फेंक देगा। फेंकने से मतलब खो देना, तो इन्हें फेंक देगा। दूसरे लड़के ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो हु वेयरिंग पहना हुआ था, शूज़ अपने जूते, दैट डू नॉट मैच जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था, मतलब एक जूता किसी और तरह का था और एक जूता किसी और तरह का था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस पर जवाब दिया, अपना कमेंट किया, ही suffers his feet and says nothing, और वह अपने पैर को समेट लेता है, पीछे कर लेता है और कुछ नहीं कहता है। I want shoes, मुझे जूते चाहिए। says कहता है। A third boy, जो तीसरा लड़का है, वो कहता है मुझे शूज़ चाहिए, मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all of life, ये कह रहा है उसने वह पूरे जीवन भर एक जूतों का मालिक नहीं रह पाया, मतलब एक जूते उसके नहीं रह पाए, या पूरे जीवन भर उसे एक जोड़े जूते भी नहीं मिले। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चे देखे हैं। वॉकिंग बारफुट्स, नंगे पैर दौड़ते हुए देखे हैं। इन यस कल्टीज, मैंने कूड़े के ढेरों, गलियों में बच्चों को पूरे देश की यात्रा के दौरान कुछ बच्चों को नंगे पैरों दौड़ते हुए देखा है। ऑन विलेज रोड्स, गांव के सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, कह रहे हैं गांव में भी मतलब पैसों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बट ये एक ट्रेडिशन, परंपरा है। टू स्टे बारफुट, गांव में वैसे तो पैसे की कमी नहीं है, बट नंगे पैर रहने की परंपरा है, परंपरा सी बन गई है, ये उनकी एक सोच बन गई है। इज़ वन एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, और ये एक व्याख्या ही होगी। आई वंडर, मुझे कह रही हैं आई वंडर, मैं चकित हूँ। इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं चकित हूँ कि ये केवल एक एक्सप्लेन हो अवे, मतलब इस चीज़ को मैं देखकर चकित हूँ कि मतलब ये केवल एक व्याख्या के ही रूप में है, और इनका जो चप्पलें ना पहनने का है, इन लोगों का एक परंपरा सी बन गई है, मतलब एक गरीबी के साथ साथ एक परंपरा भी बन गई है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक स्टोरी याद है। ऑफ अ मैन, एक आदमी की। फ्रॉम उडुपी, जो कि उडुपी का है।
वंस एक बार टोल्ड मी उसने मुझसे कहा एज अ यंग बॉय एक गरीब लड़का जब वह छोटा लड़का था ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वह स्कूल जाता था कि किसी एक मंदिर को पार करके वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट जहाँ कि उसके पिताजी एक पुजारी थे ही वुड स्टॉप ब्रीफली मतलब वह वहाँ पर रुकता था एट द टेम्पल मंदिर पर एंड प्रे और प्रार्थना करता था फॉर अ पेयर ऑफ शूज़ एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था 30 years लेटर 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन 30 साल बाद मैंने उसके गांव में गई एंड द टेम्पल और मंदिर पे भी गई विच वाज नाउ डाउन इन एन ईयर ऑफ रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम कह रहे हैं 30 साल बाद मैं मंदिर में गई और उस मंदिर में भी गई जहाँ की ये वह पुजारी था डिसोल्यूशन मतलब जो हवा के झोंकों के साथ और वक्त के प्रवाह के साथ कुछ उजड़ सा हो गया था। तो कह रहे हैं इन द बैकयार्ड पिछले जगह में मतलब मंदिर की पिछली जगह में वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट जहाँ की एक नया पुजारी रहता था मंदिर के पीछे के हिस्से में जहाँ एक नया पुजारी रहता था वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स जहाँ की लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं अ यंग बॉय एक छोटा लड़का ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म एक छोटा सा लड़का जो कि ग्रे रंग की यूनिफॉर्म पहना है वियरिंग सॉक्स एंड शूज़ जो कि जूते और मोजे पहना है अराइव्ड पैटिंग थपथपाते आता है हाँफते हुए आता है एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड और एक मोड़ने वाले बेड पर अपना स्कूल बैग फेंक देता है लुकिंग एट द बॉय उस लड़के को देखकर आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस तो उस लड़के को देखकर मुझे उस पूरा मतलब बेचारे लड़के की गरीब लड़के की याद आती है जो कि गॉडेस के मतलब देवी के सामने प्रार्थना करता था When he had finally got a pair of shoes ठीक है रहा है तो मुझे लगता है उसको जूते मिल गए हैं एक जोड़ी जूते मिल गए हैं Let me never lose them और मुझे उनको नहीं खोना है मतलब वो बच्चा कह रहा था जैसे कि उसको बहुत मूल्यवान चीज़ मिल गई हो द गॉडेस हैड ग्रैंटेड हिज प्रेयर और जो गॉडेस है देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली यंग बॉयज लाइक्स द सन ऑफ द प्राइस्ट छोटे लड़के उस जैसे कि वो पुजारी का लड़का मतलब पुजारी के लड़के की तरह अन्य छोटे लड़के नाउ वोर शूज़ अब शूज़ पहनते हैं मतलब जूते पहनते हैं बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स मतलब कूड़ा उठाने वाले पर कुछ दूसरे उन कूड़ा उठाने वालों की तरह इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में रिमेन शूज़ वो अब भी शूज़लेस अब भी जूतों के बिना ही रहते हैं माई acquaintance with the barefoots ragpickers leads me to
सीमापुरी। मेरा जो परिचय है रैग पिकर्स के साथ, मतलब कूड़ा उठाने वालों के साथ, वो मुझे सीमापुरी में, सीमापुरी एक स्थान है, सीमापुरी में ले आया। अ प्लेस ऑन द प्रेफती ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट। ये कह रहे हैं वहाँ से जो सीमापुरी से उनकी जो बस्ती थी, झोपड़पट्टी वाली बस्ती उन लोगों की, वो 1 मील दूर थी, जो कि एक मेटाफोरिकली है, मतलब एक रूपक ही होगा, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होगी, मतलब इनका मतलब ये है, सीमापुरी में ही मान लो। दोज हु लिव हेयर, वे लोग जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। वे लोग जो यहाँ सीमापुरी में रहते हैं और कूड़ा उठाते हैं, जो कभी बांग्लादेश से इंडिया के लिए 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग ऑफ दैम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन विल्डरनेस, बहुत ही ज़्यादा वाहिद थी, गंदी बस्ती बन गई, और मतलब कुछ ज़्यादा ही घनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा उजड़ बस्ती नहीं थी, उसमें बहुत सारे घर थे, इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा लोग बस चुके थे वहाँ पर। अब इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब ये और ज़्यादा खाली, और ज़्यादा दिनों तक बहुत ज़्यादा खाली नहीं रहेगी, बहुत लोग यहाँ पर आके बस जाएंगे। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, जो उनके जो घर थे वो कैसे थे, मिट्टी के बने हुए थे। विद रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी छत काय की थी, टिन, एंड टारपोलिन, और किस चीज़ की थी, तरपाल की थी। उनके घर मिट्टी के बने हुए थे और उनकी छत टिन और तरपाल की बनी हुई थी। डिवाइड ऑफ स्वेवेज, जो कि जिस बस्ती को एक नाला अलग अलग कर रहा था, मतलब उस बस्ती के बीच में से नाला बहकर जा रहा था। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो कि एक रनिंग वाटर वाला नाला था, उसमें हमेशा पानी चलता रहता था। और लिव 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ की 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव हियर, ये वहाँ रह रहे हैं। फॉर मोर दैन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, ये लोग वहाँ बिना पहचान के 30 सालों से अधिक समय से रह रहे हैं। विदाउट प्रिंट्स बट विद राशन कार्ड्स, मतलब उनके पास वहाँ की नागरिकता नहीं है और बाकी चीज़ें नहीं है, पर वहाँ का राशन कार्ड है। ऑन वोट्स, जिससे कि वो लोग वोट कर सकें। इट्स एंड एनेबल दैम टू बाई ग्रेन, जो कि राशन कार्ड उन्हें अनाज खरीदने में मदद करता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, ये कह रही हैं फूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए, फूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटी से, मतलब पहचान से ज़्यादा जीने के लिए खाना महत्वपूर्ण है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, उस दिन या अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, मतलब हम अपने परिवार का पेट भरा सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, और हम अपने बेड पर जा सकें बिना पेट दर्द के। पेट दर्द मतलब भूखे होते हैं तो पेट दर्द होता है, पेट में थोड़ा दर्द होता है। तो ये कह रहे हैं अगर हम दिन भर अपनी फैमिली का पेट भरा सकें और बिना पेट दर्द हुए बेड पर जा सकें, वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हमें
यहाँ रहना अच्छा लगेगा। कह रहे हैं अगर हम अपनी फैमिली का पेट भरा सकते हैं और रात भर रात का खाना भी खा सकते हैं तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, इस गंदी बस्ती में रहना पसंद करेंगे। उन खेतों से अच्छा है यहाँ रहना जो खेत हरे भरे हैं और हमें अनाज नहीं दे पाते हैं, उससे तो यहीं रहना अच्छा है। मतलब इनका ये है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, ये बात उन औरतों का समूह जो बहुत सी औरतें हैं बैठी हुई, वो लोग कह रहे हैं। इन टैटर्ड, जो फटी हुई साड़ी, मतलब फटी हुई साड़ी पहने हुए हैं। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल एंड लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, मैंने उनसे पूछा कि आपने इतने सुंदर सुंदर अपने मतलब अपनी सुंदर मातृभूमि और अपना घर और ये जो अपने सुंदर सुंदर खेत और नदियाँ क्यों छोड़ दी। वेयर एवर दे फाइंड फूड, अब वो औरतें आंसर दे रही हैं, जहाँ भी हम लोग खाना खाएंगे। दे पिच, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता। दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, ये कह रहे हैं जहाँ भी उन्हें खाना मिलता वे वहाँ अपना टेंट बिछा लेते और वहीं पर अस्थायी पड़ाव डाल लेते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, ये कह रहे हैं उनके जो बच्चे भी जो थे जिंदगी जीने के लिए उनके पार्टनर बने, उनके काम में हिस्सेदार बने। ओके, कह रहे हैं एंड सर्वाइवल सीमापुरी मेजर्स रैंक पिकर्स, और जीने के लिए सीमापुरी में जीने के लिए वो लोग एक कूड़ा बीनने वाले बन गए, रैंक पिकर्स बन गए। थ्रू द ईयर्स, सालों, इट हैज़ एक्वायर्ड द पुअर नेशंस ऑफ फाइन आर्ट्स, ये कह रहे हैं सालों ये काम करते हुए वह उनकी जो रैक पिकिंग थी, कूड़ा बीनना उनकी एक कला बन गई थी। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, जो कूड़ा था उनके लिए क्या था, एक सोना था। इट इज़, क्योंकि कूड़ा ही उनके लिए सब कुछ था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये है उनकी डेली ब्रेड, डेली मतलब रोजी, ब्रेड मतलब रोटी। और कूड़ा बीनना, कूड़े में चीज़ें ढूंढना ही उनकी रोजी रोटी थी। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत के समान, उनके सर पर एक छत के समान था। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, अगर उनकी जो छत है लीक कर भी जाए, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ एवन मोर, पर बच्चे के लिए ये उससे भी ज़्यादा है। आई समटाइम्स, कभी कभी मैं फाइंड देखती हूँ, और रुपी, वो कह रहा है कभी कभी मुझे 1 रुपये मिलता है, ये देखता हूँ। इवन अ 10 रुपी नोट, यह 10 रुपये का नोट। साहेब से, साहेब कहता है। हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आंखें चमक सी उठती हैं जब उसे 10 रुपये का नोट मिल जाए। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, और जब आपको एक चांदी का सिक्का मिलेगा। इन अ हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में। यू डिड नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, इतना ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि उन्हें एक हीरा मिल गया हो। फॉर देयर इज़ हाफ इज़ फाइंडिंग मोर, और
इस आशा में कि उन्हें कुछ और मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ a meaning different from what it means to their parents। उनके जो माता पिता गार्बेज को लेकर माता पिता की जो धारणाएं हैं उनके बच्चों की धारणाएं उससे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि उन बच्चों का एक कूड़ा उठाना, कूड़े में चीज़ें देखना, ढूंढना उनकी एक कला बन गई थी और उसको वह अपना सब कुछ मानते थे और वास्तव में उनका सब कुछ था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped in wonder of the leaders, it is a means of survival। ये उनके सर्वाइवल का एक पार्ट है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फ्रेंच्ड गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब। मैंने एक जाड़े की सुबह साहेब को स्टैंडिंग देखा, खड़े हुए। द फेंस्ड मतलब चारदीवारी बना हुआ था, जिस पर चारदीवारी पर एक गेट बना हुआ था, चारों तरफ से दीवार लगी हुई था और उस पर छोटा सा गेट बना हुआ था। उस पर खड़ा हुआ मैंने उसे देखा, जो कि एक क्लब का गेट था। वाचिंग टू यंग मैन, दो लड़कों को उसने वह देख रहा था वहाँ पर गेट पर खड़े हुए। ड्रेस्ड इन वाइट, जो कि सफ़ेद कपड़े पहने थे। प्लेइंग टेनिस, और जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वह बुदबुदाया, थोड़ा सा बुदबुदाया। क्या बुदबुदा रहा था कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और ये देखते हुए दीवार के पीछे से देखते हुए उसे मैं देखती रही। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं अंदर गई जबकि वहाँ कोई नहीं था। ही आई मेट्स द गेट कीपर लेट मी, और वहाँ पर एक गेट कीपर ही था जो वह लड़का था, वो कह रहा था अगर वह मुझे अंदर जाने दे। उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था, वह वहीं गेट पर खड़े होकर देख रहा था। यूज़ द स्विंग साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, जब मैं एक दिन वहाँ गई तो केवल एक वॉचमैन ही बैठा था और वहाँ पर वो जो साहब था वहाँ पर मैंने उसे खड़े देखा और उसे वही कपड़े पहने देखा जो लोग वह टेनिस खेल रहे थे, टेनिस खेलते हुए पहने थे। वाइट कलर के क्लॉथ्स पहने थे, वही मैंने उसे पहने हुए देखा। तो क्या पहना था साहब? शर्ट एंड शॉर्ट, साहब टू wearing tennis shoes and looked strange over his discolored shirt and shorts। ये कह रही हैं कि साहब भी जूते और वह कपड़े पहना था जो कि अपने मतलब डिसकलर्ड, मतलब कि शर्ट अलग प्रकार की थी और उसका जो निक्कर था वो अलग प्रकार का था। समवन गेव दैम टू मी, ये कह रहा है, साहब कह रहा है ये कपड़े मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह एक एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या की तरह उसे कह रहा था कि कुछ किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कवर्ड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये जो कपड़े हैं, ये जूते हैं किसी अमीर बच्चे के ठुकराए हुए हैं, मतलब रिजेक्ट किए हुए जूते हैं, उसने पहन के और फेंक दिए होंगे। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल
इन वन ऑफ दैम, इसलिए उसने ये फेंक दिए थे क्योंकि उन दोनों में से किसी एक उन दोनों जूतों में से एक जूते में छेद हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वर्कड बारफुट, ये उससे अच्छा है, मतलब ये पैदल नंगे पैर घूमते थे, ये उससे तो अच्छा है, उसके लिए साहब के लिए ये जूते बहुत कुछ हैं। बट देखो क्या है आगे, इवन शोज वाइट अ होल इज अ ड्रीम होम ट्रू, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंस्टेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। बट जो गेम था, जूते वगैरह कपड़े तो उससे मिल गए थे, बट जो गेम था वो जो बिना हिले डुले मतलब इंस्टेंटली स्थिर अवस्था में देख रहा था, उसके लिए वो गेम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस टाइम। दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, इस बार साहब अपने मिल्क बूथ के रास्ते में था, मतलब दूध ले जाने वाले रास्ते में था। इन हिज हैंड, उसके एक हाथ में इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके एक हाथ में स्टील का कैनिस्टर था, मतलब केतली थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मतलब साहब कह रहा है अब मैं इस एक टी स्टॉल पर काम कर रहा हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब दूरी को उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा कि मैं अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे मेरा खाना और 800 रुपये मिलते हैं, मतलब तीनों टाइम का खाना मिलता है और 800 रुपये मिलते हैं। डज़ ही लाइक द जॉब, क्या वह इस जॉब को लाइक करता है, पसंद करता है। आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका जो चेहरा जो था, आईसी में चेहरा देख पा रही थी, लेखिका कह रही हैं, हैज़ लोस्ट द केयर फ्री लुक, जो निर्भीकता जो थी उसके चेहरे पर उस समय जो रहती थी, अब वह उसके चेहरे पर नहीं है। और जो आज़ादी की चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की आज़ादी होती है, आज वो उसके चेहरे पर नहीं थी। जबकि द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, वैसे तो कहने को प्लास्टिक बैग बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बट उसका जो स्टील कैनिस्टर था उससे भी ज़्यादा आज हैवी लग रहा था। सीम्स हैवियर दैन द स्टील कैनिस्टर बैग, प्लास्टिक बैग वुड कैरी टू लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो कि वह आराम से अपने कंधे पर रखकर उसे ले जाता था। आज वह केतली उस बड़े से गार्बेज मतलब कूड़े बीनने वाले बैग से, कट्टे से बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कनस्टर जो केतली थी वो उस आदमी की थी। हु ओवन, और वह उसकी अपनी नहीं थी। बात यह है, ओवन द टी स्टॉप, जो कि उस टी शॉप जो कि उस टी शॉप का ओनर है, ओनर। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, अब साहेब अपने आप का मालिक ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। यही लेखिका कहनी चाहती हैं कि जब वह अपना काम कर रहा था तब वह बहुत ज़्यादा निर्भीक सा था, और अब दूसरे का काम कर रहा है और काम भी बहुत हल्का है, फिर भी उसे उस प्रकार की उसकी खुशी नहीं है उसके चेहरे पर। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। नेक्स्ट जो दूसरी स्टोरी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल माई वॉचिंग द वीडियोज़।